नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ श्रीवास्तव। मोदी माने हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। मितेश जामनी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमें ज्वाइन किए। नवीन नगीम जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रंजन जी, मैं आपके पास आती हूँ और जरा पीएम का जो ये अहम फैसला है किसान को लेकर और किसान के हित के लिए, उन्होंने अपने आप को तत्परता हमेशा बताई है और प्रतिबद्ध बताया है। और साथ ही आप मोदी के जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में क्या समझ पाए निरंजन जी? श्रुति जी नमस्कार। देखिए, ऐसा श्रुति जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे और विपक्ष भी जिस तरीके से एक भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है ये बहुत ज्यादा दबाव भरा होगा, और कहीं ना कहीं जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। ये जो टीडीपी, एलजेपी या यूं कहें कि जेडीयू, ये सब के सब बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे और बहुत ज्यादा इसके अंदर दबाव की राजनीति करेंगे। लेकिन कल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसके अंदर प्रधानमंत्री जी के अलावा जब 31 मंत्रियों ने, जिसके अंदर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जब शपथ ली, तो उस शपथ के बाद में स्पष्ट तौर पे एक चीज दिखाई देने लग गई कि भाई निश्चित रूप से सबको समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो एक बार्गेनिंग, और ये जो सुनने में आ रहा था, जो खबरें चल रही थी कि बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग हो रही है और ऐसे हो रहा है, वो जेडीयू 3 पद मांग रहा है, 4 कैबिनेट मांग रहा है और वो फलाना लोकसभा अध्यक्ष मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं कल का जो मंत्रिमंडल का जो गठन है उसको देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कोई बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग की होगी। अन्यथा जो हार्ड बार्गेनिंग होती तो मेरे हिसाब से कल के मंत्रिमंडल के अंदर इतना जम्बो मंत्रिमंडल भी नहीं हो पाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी के साथ बहुत ही शानदार तालमेल और बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं आपसी सौहार्द और आपसी विश्वास और आपसी सामंजस्य उसके अंदर नजर आ रहा था। हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर देखी, और वो ये कि जिस तरीके से बीजेपी के कोटे से जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके अंदर जिस तरीके से 35 से अधिक मंत्रियों का इन्होंने पत्ता काट दिया और नए मंत्री बनाए। जैसे कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसके अंदर आप स्मृति ईरानी जी को भी कह सकते हैं, अनुराग ठाकुर जी को भी कह सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मेरी समझ में कहीं ना कहीं इसका, मेरे को अभी तक मैं इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं कि इसके पीछे रहस्य क्या रहा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान से 2 कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि 2 काबीना मंत्री और 2 राज्य मंत्री एमओएस लिए, जिनके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इन्होंने कैबिनेट में लिया है और भूपेंद्र यादव जी को कैबिनेट में, तथा जो अर्जुन राम मेघवाल जी जो बहुत ही वरिष्ठ और मोदी जी के अति विश्वस्त और जिसको कहते हैं दलित समुदाय से आते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं और लगातार लगभग समझ लीजिए तीसरी बार ये चुनाव जीत करके आए हैं। और जब ये वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे तब भी इन्होंने अपने काम को बहुत उत्तम तरीके से किया। उसके बाद में संसदीय सिस्टम में से संसदीय मंत्रालय के अंदर चले गए, वहां पे भी अच्छा किया। यानी कि आज तक जो इनका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए मुझे ऐसा मेरा अनुमान यह था कि इस बार इनको कैबिनेट मंत्री के ऊपर पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन बजाय इनके गजेंद्र सिंह और भूपेंद्र जी को कैबिनेट और इनको एमओएस यानी कि राज्य मंत्री, मेरे को थोड़ा सा ये चौंकाने वाला था। और इसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने मंत्रिमंडल गठन किया, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने 9 मंत्रियों की भागीदारी, राज्य और कैबिनेट मिलाकर के 9 मंत्रियों की भागीदारी, यहां तक कि पंजाब में इनको एक सीट नहीं मिली और कांग्रेस से आए हुए बिट्टू को इन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया। ये भी एक बहुत ही, और सच पूछेंगे तो कल का मंत्रिमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मोदी जी कहते हैं कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेके जाना है, तो उसके अंदर जिस तरीके से, चाहे आप एस जयशंकर जी की बात करें, एसपी वैष्णव जी की बात करें, मनसुख मांडविया जी की बात करें, या आप जो भी ब्यूरोक्रेसी से जो आए हुए हैं उनको, हरदीप पुरी जी की बात करें, इनको जिस तरीके से मंत्रिमंडल में प्रमुखता दी गई है या प्राथमिकता दी गई है, इससे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी राजनीति कम, और यानी कि जो कहा करते थे कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो वैसा मंत्रिमंडल के अंदर कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा था। बाकी तो देखिए, जब सरकार चलेगी और जब काम धरातल पे होंगे तब सारी चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक,
रंजन जी, आपको लग रहा है कि 5 साल की कैबिनेट का विस्तार किया गया, गठन किया गया है, या कुछ मूवमेंट के लिए ये कैबिनेट बनाई गई है, उसके बाद फिर उसमें अन्य बदलाव भी आए हैं? क्या ये जो मंत्रिमंडल गठन किया गया है, इसके आधार पर 5 साल सरकार काम कर पाएगी? जो विजन है पीएम मोदी का इस बार, क्या वो फुलफिल हो पाएगा? देखिए श्रुति जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी आज तक आप देख रहे हैं, पिछले 10 वर्षों की बात कर रहा हूं, कि जब भी ये निर्णय करते हैं सबको चौंकाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही थी हमारे यहाँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई कह रहा था शिवराज सिंह चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों के ऊपर कयास लगाए जा रहे थे, चाहे भूपेंद्र यादव जी के बारे में कयास लगाए जा रहे थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान, इनको तो सबको कल कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवा दी गई। तो अब ये बड़ा एक आश्चर्यजनक रूप से नाम निकाल करके लाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो सवाल किया कि 5 वर्ष की जो सरकार की बात आपने कही, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है सन 1990-91 के बाद में जिस तरीके से भारत के अंदर गठबंधन सरकारों का दौर आया, वो दौर लगातार भारत की एक राजनीतिक संस्कृति के अंदर समाहित हो गया। और उसके अंदर जो गठबंधन दल है और जो प्रमुख दल है, दोनों को सरकारें चलाने की एक समझ लीजिए आदत सी हो गई, अनुभव भी हो गया। और इसके अंदर बीच के अंदर 2014 से लेकर 2024 तक का दौर ऐसा था जहां पूर्ण बहुमत के साथ साथ गठबंधन की सरकार चल रही थी, यानी कि किसी गठबंधन दल का दबाव नहीं था, लेकिन गठबंधन दल के साथ सरकारें चल रही थी। और अब जो जिस तरीके से कैबिनेट बनी है, देखिए निश्चित रूप से मोदी जी का एक विजन और होता है कि जो भी व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, ये वो हर 100 दिन का एजेंडा, 200 दिन का एजेंडा, 300 दिन का एजेंडा, 3 साल का एजेंडा, इस तरीके से वो सबके टारगेट सेट करके देते हैं। और जो काम नहीं कर पाता है उनको कहीं ना कहीं बीच के अंदर बदल भी दिया जाता है। ये हमने 2014 से 2019 के अंदर बीच में मंत्रिमंडल के अंदर हमने फेरबदल देखा था, और 2019 से 2024 के बीच में भी हमने मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल देखा था। लेकिन वो जो फेरबदल होगा वो कहीं ना कहीं या तो अलाइज की सहमति से, जो गठबंधन के जो नेता हैं उनका तो उनकी सहमति से बदलाव होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से है उनके अंदर कुछ छोटे मोटे बदलाव तो संभावित हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, उनमें से कुछ को छोड़ करके बाकी के सारे मोदी जी के टेस्टेड एंड ट्राइड लोग हैं। और जिस तरीके से अभी एक चर्चा और चल रही थी कि अमित शाह जी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, श्रुति जी आपके चैनल के ऊपर मैं आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ से बताना चाह रहा हूं कि सुनने में यह आ रहा है कि टीडीपी ने अमित शाह जी के लिए वीटो लगा दिया है कि अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं होंगे। तो संभावना ये जताई जा रही है गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो राजनाथ सिंह जी के पास दोबारा से जाने वाला है, क्योंकि 2014 से 2019 तक उन्होंने गृह मंत्रालय देखा था। और अमित शाह जी को कहीं ना कहीं ये शायद वित्त मंत्रालय की तरफ लेके जाए, या कोई और किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय के अंदर इनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्रालय इस बार अमित शाह जी के हाथ से निकलने जा रहा है। तो मेरा यह मानना है बाकी की सारी चीजें शाम 5 बजे तक सबके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का और रविंद्र मतलेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल